हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सेंटर ऑफ मास जो है, इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। It can lie inside body or outside. सेंटर ऑफ मास जो है वो हम दो तरीके के लिए समझते हैं, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। सो डिस्क्रीट के लिए जो मासेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड होते हैं किसी एक ओरिजिन के हिसाब से। तो ऐसे चलता जाएगा ये। ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट भी वो अगर दिया जाएगा तो। कॉन्टिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे dmx एंड dm, dmy dm, z dmz इंटीग्रेशन में dm। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रीट बॉडीज के लिए हो गया और कॉन्टिन्यूअस के लिए भी। फॉर रिजिड बॉडीज हैविंग कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब है जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। नंबर 1, इसे अभी हम बात करते हैं रिंग। सिमेट्रिकल बॉडीज के अंदर जनरली वो सेंटर ही होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर। डिस्क थिन होती है, डिस्क थिन डिस्क बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर। दिस इज अगेन सेंटर, ये है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, और स्फीयर। दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। रॉड, अगेन इसके लिए भी इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं और आगे, सेमी सर्कुलर आर्क। इसका रेडियस है r। इसके लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं पे होता है, COM। और जो ये डिस्टेंस है, दिस इज 2r
बाय पाई फ्रॉम दिस सेंटर। 2r बाय पाई होता है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका जो सेंटर होता उससे ऊपर हो जाता है शिफ्ट 2r बाय पाई से। ठीक है। 7 सेमी सर्कुलर डिस्क सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से, ये बेसिकली फील्ड है ना पूरी थाली की तरह है, 4r बाय 3 पाई आधी थाली सेमी सर्कुलर डिस्क। हेमीस्फीयर हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल जो है वो अंदर से तो हॉलो होता है। सेंटर ऑफ मास इज r by 2 r by 2। सॉलिड हेमिस्फीयर this is center of mass 3r by 8। ये सारे जितने सेंटर ऑफ मास हैं ये हमें ध्यान होने चाहिए, इनको यूज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर नोट तो नहीं करना किसी ने कुछ, आगे बढ़े इसमें। पूछना होगा तो बता देना, वापस आ जाएंगे। अब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम देख सकते हैं। लीनियर सरफेस वॉल्यूम, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन रो। तो ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। dm is equal to lambda dl, dm is equal to sigma da, dm is equal to rho dv। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। मतलब यह है जैसे हमने वो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रल dm x by dm। तो dm में क्या पुट करना है ये डिसाइड करना है हमें यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की बॉडी है, उस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा एक बार इसमें।
ये देखिए इस तरह से है ये। देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। एक सर्कुलर प्लेट है और एक रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर प्लेट है, तो दोनों का मटेरियल सेम है। अब हमें बताना है कि इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो उसके लिए ना हमें ट्रिक यूज करनी है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको इसके अराउंड जो जंक्शन है हमारा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जंक्शन पॉइंट से। इसको 0 0 ले लेते हैं जंक्शन, ठीक है। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं m2। व्हाट इज m1? m1 इज सिग्मा। सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। अब ये सेम ही होगा बिकॉज ये मटेरियल सेम है। ये मटेरियल सेम होता है तो सिग्मा सेम रहता है। जैसे कॉपर ले लिया तो कॉपर की डेंसिटी सेम ही होगी ना, डी स्क्वायर। ये डी था तो रेडियस की वैल्यू जो है दैट विल बी d/2। ये आ गया मेरे पास m1 और m2। अब इधर अगर मैंने 0 ले लिया है तो जो मुझे कॉमन सेंटर ऑफ मास लेना है, पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास तो आपको हमें पता ही है कहाँ है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और इसका इधर होगा। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं x कॉमन सेंटर ऑफ मास के लिए सॉल्व करूंगा। दैट विल बी m1 माइनस में आएगा d/2 प्लस m2 और प्लस में आएगा d/2 अगर, और नीचे आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें ओरिजिन सेंटर इधर बीच में ले लिया, पेरिफेरी इस पॉइंट पे जंक्शन पे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इससे हमें पता चलेगा इफ x सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 देन सेंटर ऑफ मास कॉमन वाला lies at junction. If this will come out to be greater than 1 then common center of mass lies in square plate. अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है तो देन कॉमन सेंटर ऑफ मास लाइज इन सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ से d/2 ले लेते हैं हम बाहर, अंदर बचेगा m2 माइनस m1 m1 प्लस m2। वैसे हमें डिनोमिनेटर की इतनी टेंशन नहीं है, न्यूमरेटर से सब पता चल जाएगा। देखें m2 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाय 4। देख लीजिए इसमें हम सिग्मा डी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं एक बार। सिग्मा डी स्क्वायर आ गया बाहर, d/2 तो ऑलरेडी था ही, 1 माइनस पाई बाय 4 आ गया। दिस इज पॉजिटिव क्योंकि पाई तो 3.14 होता ना। दिस इज पॉजिटिव, it is lying inside square plate। ये आंसर है। अब v सेंटर ऑफ मास जो है वेलोसिटी के लिए m1 v1 m2 v2 और a सेंटर ऑफ मास a1
M2A2 on M1 plus M2 चेक कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सॉरी, हाँ, ये इनसाइड स्क्वायर प्लेट है, इसे ठीक कर लेते हैं। इनसाइड स्क्वायर प्लेट, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आने पे स्क्वायर प्लेट में था। ट्राई कीजिए बेटा ये सेकंड क्वेश्चन एक बार, देखो जो बताया उससे आप कुछ क्लियर होगा तो।
आइए इस पे जरा अब हम देखते हैं। क्वेश्चन में दो पार्टिकल हैं इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, फिर वो मूव करते हैं, तो किसी इंस्टेंट पे VO2 भी उनकी वेलोसिटी है, तो कॉमन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें बतानी है। तो हम अगर इसको इस तरीके से अगर पता करते हैं m इंटू वी और 2m इंटू, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बाय m प्लस 2m, तो ये आ जाता है -3mv बाय 3m माइनस v, जो इनमें से कहीं आ नहीं रहा। वैसे तो ये आंसर भी गलत ही है, क्योंकि पार्टिकल जो थे इनिशियली रेस्ट पे थे और वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। देयर एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, therefore velocity of center of mass is zero if it is initially at rest. अगर पहले रेस्ट पे था और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है इसके ऊपर। पहले भी रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा उसका। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास होता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ए सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। इसका मतलब या तो कॉमन सेंटर ऑफ मास रेस्ट करेगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अगर पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट करेगा, अगर पहले मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखनी है बात। अच्छा, फॉर डिस्क्रीट masses when coordinate origin is not given, इसका हम लोग एक फॉर्मूला हमें क्लियर होता है, वो देखते हैं कैसे करना है इसको। ये क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ कॉमन सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m1 एंड मास m2। इसका मतलब ये है कि इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी है जिसका मास m2 है, m1 m2, इनको ज्वाइन कर दिया। तो अभी इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है, तो m1 से डिस्टेंस x1 है, m2 से डिस्टेंस x2 है और पूरा डिस्टेंस जो है वो d। तो जब मुझे m1 से पता करना है डिस्टेंस, तो मैं इसको ओरिजिन पे डाल देता हूँ एक बार। आई टेक दिस एज ओरिजिन अपनी मर्जी से। सो देयरफॉर x1 जो है दैट इज m1 into 0 प्लस m2 into डिस्टेंस d बाय m1 प्लस m2, तो ये आ जाता है dm2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो सिमिलरली जो x2 है वो तो आप d माइनस x1 करके भी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी dm1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप देख सकते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है उसका दूसरा मास ऊपर आ जाता है। तो देयरफॉर x1 बाय x2 अगर हम पता करते हैं दैट विल बी m2 बाय m1। ये ध्यान रखेंगे, ये तब यूज करना है जब हमें कोऑर्डिनेट्स या ओरिजिन हमें मेंशन नहीं है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए किसी को डाउट है इसमें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, उनको हमने कॉर्नर्स पे रखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल के। तो कुछ इस टाइप से आप सिचुएशन ले सकते हैं। ये है m, फिर ये क्या है m, ये क्या है, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स है इक्वल टू 2 मीटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन लेना है, इसका मतलब ये हो गया, ये आप इसको ओरिजिन ले लीजिए और पोजीशन वेक्टर बताना है। तो पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास, जो एक्स वाई जेड अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो ऐसे लिख सकते हो आप, सो ऑन, ठीक है। तो आर सेंटर ऑफ मास देखते हैं क्या आएगा। m1 मतलब कैपिटल M 0 प्लस कैपिटल M 2 आई कैप प्लस कैपिटल M 2 j कैप ऑन m प्लस m प्लस m। 2m is common, नीचे 3m I cap plus j cap. This comes out to be 2 by 3 I cap plus j cap. ठीक है बेटा, देखिए वेक्टर फॉर्म वाली प्रॉब्लम मैंने बता दिया। ये इस तरफ जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मीडियन है हमारे पास जी, दिस इज मीडियन। They collide at centroid G of triangle. After collision, A moves, A comes at rest, B retraces its path. Then velocity of C is आइए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर ABC 3 बॉडीज है वो मूव करती हैं और टुवर्ड्स मीडियन आती हैं, आफ्टर दैट कोलाइड करती हैं जी पे, तो कोलिजन के बाद ए तो रेस्ट पे आ जाता है उसका। अभी वैसे जब ये आ रही है बिफोर कोलिजन, ऐसे समझते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन नेट मोमेंटम इज 0, ठीक है। देयरफॉर जस्ट आफ्टर कोलिजन नेट मोमेंटम मस्ट बी 0। ये तो क्लियर है पहले, तो क्योंकि कंजर्व है मोमेंटम, नेट फोर्स 0 है,
एज नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है, नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो अगर ए रेस्ट पे आ जाता है और बी जो है वो रिट्रेस करता है अपना पाथ, तो ऐसे समझ लेते हैं हम, ए रेस्ट पे आ गया और बी ऐसे चला गया वापस, ए रेस्ट पे है। अभी नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए सी वाले पार्टिकल को ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो करना है। तो सी को मूव करना है वी वेलोसिटी से, क्योंकि ये वी से वापस जा रहा है, तो ये भी वी से ही जाएगा उधर, अलोंग बी से जी की तरफ, उस तरफ जाएगा, बी जी, बी से जी। ये आंसर सही है। हाँ, ये क्लियर है आपको? फिफ्थ फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें देखिए ए बी सी थे, ए जी की तरफ आ रहा है, बी बी जी की तरफ आ रहा है, सी बी जी की तरफ आता है, कोलाइड करते हैं। तो बिफोर कोलिजन, क्योंकि ये तीनों इस तरह से मूवमेंट आएंगी ऐसे, और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और सारे एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, नेट रिजल्टेंट इज जीरो। इसका मतलब नेट मोमेंटम जीरो हो गई। तो बिफोर कोलिजन नेट मोमेंटम जीरो है, तो आफ्टर कोलिजन भी नेट मोमेंटम जीरो ही होगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। देयरफॉर ए रेस्ट पे आ गया और बी जो है वो रिट्रेस कर रहा है, वापस जा रहा है ऐसे। तो जो बचा हुआ सी है वो इसके ऑपोजिट जाएगा नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए, सेम वेलोसिटी से, मतलब बी जो है उसी वी से जाएगा स्पीड से, और डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब बी से जी की तरफ। ठीक है, देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये बोल रहा है
एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 28 सेंटीमीटर रेडियस। एक सर्कुलर पोर्शन जिसका डायमीटर है 42, रेडियस 21, उसको रिमूव कर दिया इसमें से फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट, एक साइड से ऐसे लेते हुए उसको कट कर दिया, ये पोर्शन बाहर आ चुका है। अब बाकी जो पोर्शन बचा है जो शेडेड है उसका सेंटर ऑफ मास बताना है हमें, ठीक है। तो एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हम इसमें, या चलो एक सीधी डायरेक्ट हम वैल्यू यूज करते हैं। पहले पूरा लेते हैं, ठीक है। पूरे वाले का जो एक सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ था, ये रहा, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट था। और जो हमने इसको रिमूव किया है वो यहाँ है कहीं, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं इसको, एक्स सेंटर ऑफ मास, इसको ओरिजिन ले लेते हैं 0 0, ये ओरिजिन ले लिया। तो पूरे का मास था डेट वाज m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास 0 माइनस, ये रिमूव किया ना, तो इसको रिमूव किया है, इसका मास m1 इंटू इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो भाई, इसका जो रेडियस था वो था 28, बड़े वाले का, छोटे वाले का रेडियस था हमारे पास 21। बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक 28 था, 21 था, डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा बाय, ठीक है, m माइनस m1, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ये तो 0 हो गया, माइनस 7 m1, m माइनस m1। अब ये m जो है इसकी वैल्यू है सिग्मा इंटू पाई इंटू 28 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, x सेंटर ऑफ मास माइनस 7 m1, 21 का स्क्वायर अपॉन m माइनस m1, 28 माइनस 21 का स्क्वायर, x सेंटर ऑफ मास आ गया माइनस 7, 28 माइनस 21 7, 28 प्लस 21 49, माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये 9 सेंटीमीटर से पीछे खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि जिधर मास होगा उसी तरफ आएगा। ये आंसर है हमारा। ट्रिक आप समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने की ट्रिक है कि जो भी ओरिजिनल हमें दिया हुआ है बॉडी, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको ओरिजिन ले लेते हैं पहले तो, और जो रिमूव किया है हमने फाइनली उसको माइनस करेंगे। तो कॉमन सेंटर ऑफ मास जो आएगा, कॉमन सेंटर ऑफ मास है, जो कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा ओरिजिनल m जो पुराना था टोटल इनटू उसका सेंटर ऑफ मास जिसको हमने ओरिजिन लिया हुआ है माइनस जो रिमूव किया है, रिमूव करने वाले को माइनस कर रहे हैं m1, और इसी के सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस विच इज 7, यहाँ से ये रहा, ये 7 है, अपॉन नीचे माइनस m1, फिर m और m1 लिख दिया हमने। m तो टोटल ही था, मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये निकाला था हमने, ये रख के फाइनल आंसर हमारा बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देख लीजिए अगर कोई इसमें प्रॉब्लम वगैरह है तो फिर हम इसको देखते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो अभी देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉरी किस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की वो किस पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑफ कोर्स जब हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं तब हम देखते हैं कि वो मासेस पे तो डिपेंड करती है, ठीक है, मासेस पर तो डिपेंड करती है, पोजीशन पे भी करती है, x1 x2 x3 आता है, तो बीच में कहीं फोर्स आती है, फोर्स तो कहीं आती नहीं, तो इसलिए वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स। रिलेटिव डिस्टेंस पर भी करती है, आपस में डिस्टेंस उनका क्या है, जो हमने पीछे भी देखा था डी वाला क्वेश्चन देखा था, आपस में एक बीच में डी था ना उनके डिस्टेंस ये रहा, तो इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस डी है, तो जो पोजीशन होती है x1 वो डी पे डिपेंड कर रहा है ना, डी आ रहा है, तो ऐसे इसलिए फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो फोर्स है आंसर हमारा, ठीक है। आइए अब देखते हैं जरा 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है सिस्टम इज रिलीज्ड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है सिस्टम का क्या होगा। तो वैसे तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है डिफरेंस इन मासेस, नीचे सम ऑफ मासेस इनटू जी, मतलब जी बाय 3, ये आ गया। ए सेंटर ऑफ मास जो हम लिखेंगे वो आएगा m इंटू ए वेक्टर ऊपर की तरफ जे कैप, ये नीचे जाएगा प्लस 2m इंटू माइनस ए जे कैप बाय m प्लस 2m 3m, तो हमारे पास आ गया ये m a माइनस 2m a मतलब माइनस m a बाय 3m j। ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस a बाय 3 जे कैप। तो इसको अगर हम लिखते हैं, सॉरी ये 3m था मास, ठीक करते हैं, दिस मास इज 3m, यहाँ आएगा 3 d, दिस इज 2m by 4, दिस इज g by 2, ये आ जाएगा m और 3m था ना, डिफरेंस ऑफ मासेस 3m minus 2m upon 3m plus 1, 2m by 4m g by 2, तो ये m है, ये 3m है, ma minus 3ma हो गया माइनस 2ma, नीचे आएगा 4m माइनस a by 2, a की वैल्यू कितनी है g by 2, दिस इज g by 4 g कैप, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज बना 3 आ रहा है, दिस इज g by 4, तो मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, अगर m1 है और ये m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, ये a से जाएगा नीचे, ये से ऊपर आएगा, a की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 g, a सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बनेगी m1a माइनस j प्लस m2a प्लस j, m1 प्लस m2, तो ये आ जाता है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 a j, a की वैल्यू ऊपर से इसमें डालते हैं, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 j, माइनस कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस, क्योंकि m1 ज्यादा था, m1 माइनस m2 का, तो इन एनी ऑफ द केस आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, ठीक है, कर लीजिए इसको, कुछ पीछे देखना है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं।
9th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Placed on same line, ये masses हैं M2 M3 point masses हैं, they are placed on same line at distances L, 2L, 3L and L centimeter from a fixed point। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट आप बाद में ओरिजिन ले सकते हैं। The distance of center of mass of particles from fixed point centimeters। n into n square plus 1। पुली इज मासलेस। अगर यहाँ पुली का मास दिया भी होता तो भी पुली एक्सेलरेट तो कर नहीं रही ना, नीचे तो जा नहीं रही, तो उसमें नहीं आता। ठीक है, तो यही आंसर बनता है इसका। मास होता पुली का या नहीं होता, सेम आंसर। अभी इस तरह से है ये क्वेश्चन, ये देखिए। ये है m, फिर है 2m, फिर है 3m, डिस्टेंस l, इसके बीच में भी l, इसके बीच में भी l, ऐसे ही है ना एक्चुअल में। एक सेंटर ऑफ मास m इंटू l, 2m इंटू 2l, 3m इंटू 3l, ये ऐसे चलता जाएगा। कौन सम, तो यहाँ m इंटू एल कॉमन, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर अपॉन m कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, m कैंसिल, ये आ गया। तो अभी ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, इधर आ जाएगा ऊपर 2, ये आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3l, 2n प्लस 1 l बाय 3। ठीक है, चेक कर लीजिए। सिंपल बस वैल्यूज रखी हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन।
ये इसलिए ऐसा क्वेश्चन ही है, इसके अंदर हमने रिमूव किया था एक पार्ट डिस्क का, ठीक है, सी को हमें देखना है। कैसे है ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक सर्कुलर डिस्क है, बड़ी डिस्क, ठीक है, ये इसका सेंटर है, रेडियस 2r है, इसका एक, और यहाँ से मतलब एक डिस्क हम रिमूव करेंगे जिसका रेडियस r है। तो अभी इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस ऐसे देख, ये रिमूव हो जाएगी, ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव होगा तो ये बचेगा फोकस। सर्कुलर डिस्क ओरिजिनल, जिसका रेडियस 2r है, ये डिस्टेंस हो गया 4r, इसको रिमूव किया है, हो गया 2r, ठीक है। अब ये हमें करना है, ट्रिक तो वही है जैसे पहले किया था, सेम, ठीक है। एक सेंटर ऑफ मास m1, इसको लिख दो 0, माइनस, मतलब पूरे का मास था m2 जो रिमूव किया है इनटू उसका डिस्टेंस सेंटर से, वो कितना है r, और नीचे m1 माइनस m2, व्हाट इज m1, सिग्मा इनटू पाई इनटू डिस्टेंस टोटल रेडियस 2r का स्क्वायर, ये पूरे ओरिजिनल है, पूरा कंप्लीट। फिर ये जो निकाला है हमने बाहर, ये वो है r, तो एक सेंटर ऑफ मास माइनस सिग्मा पाई r क्यूब, m1 है सिग्मा पाई r स्क्वायर, बाहर आ गया, 4 माइनस 1 आ गया, सिग्मा पाई कैंसिल, ये आएगा माइनस r बाई 3, मतलब पीछे शिफ्ट हो गया। लेफ्ट माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, जिधर मास है उस तरफ शिफ्ट होगा ना, लेफ्ट में। अल्फा आ गया 1/3, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखना, चेक कर लीजिए। आइए इसको जरा एक बार देखते हैं। ये है ए बी, डिस्टेंस है एल,
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 12 पॉइंट है P, इधर लगेगी फोर्स C, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले में ये टोटल मास है, ठीक है, और ये है रिमूव्ड मास, टोटल में से रिमूव किया, वही पिछले में किया था, ठीक है। यार तुम्हें अगर स्क्वायर ध्यान नहीं है अभी तो ये देख लो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, ठीक है, ये था फॉर्मूला। और क्यूब का फॉर्मूला ये था n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर रखो सब चीजें, देख लो क्वेश्चन को ढंग से आप लोग। T-shaped object with dimensions as shown, A से B, ये हो गया L, A से B तक, ठीक है, और फिर ये वर्टिकल हो गया 2L, P पॉइंट पे F फोर्स लग रही है, ये सेंटर है इस वर्टिकल का। तो अभी हमें बताना है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है अगर, तो बताइए लोकेशन क्या है। तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लगनी चाहिए ओनली, रोटेशनल ना करे। नेट फोर्स मस्ट एक्ट एट सेंटर ऑफ मास, जो टोटल कॉमन सेंटर ऑफ मास है उस पे लगनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम जरा इसको ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पे और फिर सॉल्व करते हैं। 11 ठीक है, यहाँ पे लग रहा है ये फोर्स है, दिस इज P C A B, ये हमारा था इसका, इस वर्टिकल वाले का सेंटर, तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं x, ये डिस्टेंस हो गया L माइनस x। तो मास ऑफ ए बी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, मास ऑफ तो ले लेते हैं सी डी, लैम्डा इंटू 2L। तो अभी इसको ओरिजिन लेने की वजह P को ओरिजिन ले लेते हैं जहाँ पे लग रही है ये फोर्स, वहीं उसको ओरिजिन ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने अभी जो जहां फोर्स लग रही है P पॉइंट, उसको ओरिजिन ले लिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस x था, तो ये हो जाएगा x, 0, ठीक है। तो अभी जो वर्टिकल है y कॉमन सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी इंटू इसका ए बी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है विच इज L माइनस एक्स, प्लस मास ऑफ सी डी इंटू उसका सेंटर ऑफ मास का है इस ओरिजिन से नीचे
वो नेगेटिव, AB प्लस CD और पाई कॉमन सेंटर ऑफ मास हमने क्या लिया हुआ है 0, P पॉइंट है ना, P शुड बी P इक्वल टू कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा MAB L माइनस X माइनस MCD X, MAB L माइनस X MCD X, MAB की वैल्यू लैम्डा L L माइनस X 2 लैम्डा L X, 3x, तो x की वैल्यू रहती है L बाई, देखिए जरा x की वैल्यू L बाई 3 कहाँ से लेना था, एक मिनट, लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, अच्छा C से लेना है, तो डिस्टेंस PC x प्लस L बाई 3 प्लस 4L बाई 3, 4L बाई 3 है B पार्ट। पढ़ लीजिए दोबारा क्वेश्चन, फिर आगे भी देख लेते हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं जरा एक बार। 3 ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक नंबर 1, ब्रिक नंबर 2, ब्रिक नंबर 3, एक के ऊपर एक रखा हुआ है इस तरह से कि फर्स्ट को तो ये वॉल है, फर्स्ट को हमने ग्राउंड पे रखा था L, उसके ऊपर रखा, फिर से
ब्रिक को, इसकी लेंथ टोटल एल है, सच दैट L/2 ओवरहैंगिंग है, L/2 आगे आ गई। तीसरे को इस तरह से रखा कि L/4 आगे आ गई। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमें सेंटर ऑफ मास बताना है सिस्टम का वॉल से, ये ओरिजिन, मास तो सेम ही है। पहले वाला अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है ये है L/2, ठीक है, और दूसरा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है। पहले का सेंटर ऑफ मास है L/2, दूसरे का यहाँ है L, तीसरे का इस पॉइंट पे कहीं होगा। तो ये डिस्टेंस, अगर ये टोटल लेंथ थी L/4 आगे हो गया तो यहाँ से भी L/4 आगे हो गया ना। अब यहाँ से इसका सेंटर होगा L/2 पे, तो x1 जो है वो है L/2, x2 दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्रिक 1 L/2 पे है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्रिक 2 यहाँ से यहाँ तक है L, सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्रिक 3 वो है L/2 प्लस L/4, L/2 L/4 L/2, x कॉमन m1 x1 m2 x2 m3 x3, क्योंकि तीनों का मास तो सेम ही है, अपॉन 3m। तो जी ये आ जाएगा 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3, L/2 प्लस L प्लस L/4, 5 L/4। ये आ जाएगा ये आएगा ऊपर 4, नीचे सॉरी ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 4, 2L/4 प्लस 4L/4, 5L/4, 11L/12। ठीक है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए अगर किसी को कोई इसमें डाउट आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जो ये था जैसे क्वेश्चन टी शेप वाला, जैसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, मैं एक बार लास्ट में सारी स्लाइड मूव कर दूंगा, जिसको पूछना हो उसमें पूछ सकते हो, फिर मैं म्यूट कर दूंगा तो आप डिटेल में पूछ सकते हो जो भी पूछना है। अभी के लिए कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ये टी शेप वाला कह रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो टी शेप वाले के अंदर ये ऐसे लेंथ दे रखी है AB, और इधर से ये वर्टिकल दे रखी है 2L। वो कह रहा है बीच में एक पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है C से कितना होगा, सच दैट ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करे, रोटेशनल ना करे। तो रोटेशनल ना करे और ट्रांसलेशनल करे, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लगनी चाहिए सिर्फ, बस, ताकि कोई रोटेशन ना आए। तो हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बताना है, ये P पॉइंट पे। तो जो इस वर्टिकल वाले का सेंटर ऑफ मास है वो ये है, रेड वाला ये पॉइंट। तो इसको P पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया, अगर तो ये डिस्टेंस हो गया x, ले लिया इसको x,0। तो अभी यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू हमने डाली, मतलब इसको मैं ऐसे माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, -x,0, नीचे है ना माइनस ही डाला हुआ वैसे भी, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। तो हमें y सेंटर ऑफ मास कॉमन लेना था इन दोनों ब्लॉक्स को लेते हुए, ये दोनों ब्लॉक्स थे, ये वाला ब्लॉक, ये वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मास ऑफ AB इनटू इसका सेंटर ऑफ मास, उसका डिस्टेंस P से कितना है L-x, फिर मास ऑफ CD इनटू उसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास P से कितना -x, नीचे सम। y सेंटर ऑफ मास कॉमन तो 0 ही है क्योंकि P पॉइंट है, तो ये इक्वेट आ गया, फिर ये वैल्यू भी डाल दीजिए। ठीक है, और P C से निकालना डिस्टेंस पॉइंट P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें।
आइए इसको एक बार देख लेते हैं जरा। There is a cricket bat which is cut at the location of center of mass. ये center of mass की लोकेशन थी उसकी, अगर तो यहाँ से कट हो गया। Remember always कि center of mass जो है, center of mass is always lying on more mass part. जिस तरफ का मास ज्यादा है उस तरफ को वो शिफ्ट रहता है। इसका मतलब अगर वो लोअर मोस्ट साइड पे है तो इसका मतलब जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसका मास ज्यादा है, तभी वो राइट में शिफ्टेड है। तो इसका मतलब इस केस में सेम तो मास हो ही नहीं सकता, बॉटम जो मास है दैट विल बी लार्जर। ठीक है, हैंडल वाला मास कम होगा, बॉटम वाला मास ज्यादा होता है। क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एक रॉड है ऐसे है प्लेस्ड, तो बताइए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। वैसे हम सबको पता है सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होगा। एक बार इसका प्रूव करते हैं, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो फिर वो इसी तरीके से करना है। एट एनी डिस्टेंस x पे dx का एलिमेंट कट करते हैं, x सेंटर ऑफ मास। याद है ना, ये लिखवाया था dmx dm फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। dm इज लैम्डा dx, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, ये आ जाएगा लैम्डा dx, मतलब x dx लैम्डा dx। लैम्डा बाहर आ गया, ये आ जाएगा x dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, से L तक। x स्क्वायर बाय 2 0 से L, x 0 से L, L स्क्वायर बाय 2 बाय L, आंसर इज L बाय। ठीक है, तो हमें पता ही था। अब क्वेश्चन नंबर 15। इन प्रीवियस क्वेश्चन if mass is non-uniformly distributed as lambda is equal to lambda naught x from origin end, मतलब इसका मतलब होता है लैम्डा की जगह ये है ऐसे, लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है बट एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड, ये यहाँ मेंशन किया फ्रॉम ओरिजिन एंड, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड। तो अब बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए जरा क्या आंसर निकाल के देते हैं आप लोग, ट्राई कर लीजिए इसको। ठीक है,
mass is non-uniformly distributed as lambda is equal to lambda naught x from origin end, तो हमें ये बताना है position of center of mass. कोई सेम हमने वैल्यू ली तो ये वैल्यू आ जाएगा dmx lambda dx. अब ये lambda ना कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बाहर नहीं लेंगे, तो आ जाएगा lambda नॉट x. ऑलरेडी x dx तो है, lambda नॉट कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा. 0 से L, 0 से L, lambda नॉट कैंसिल, x स्क्वायर dx आता है x क्यूब बाय 3, x स्क्वायर बाय 2, 0 से L, ट्वेल्व बाय 3 इज द आंसर. ठीक है बेटा, ध्यान रखिए क्वेश्चन. केयरफुल रहना है जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कांस्टेंट टर्म ही बाहर आएगी, ऐसे लैम्डा बाहर निकाल के कैंसिल नहीं कर सकते. Three identical spheres, each of mass 1 kg, are kept as shown, touching each other with their centers on straight line. If their centers are marked P, Q, R respectively, distance of center of mass of system from P. बता लेते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे है. मास इसका m, इसका सेंटर ऑफ मास 0, इसका मास m, सेंटर ऑफ मास इज PQ, इसका मास m, सेंटर ऑफ मास है PR. मतलब यहाँ से डिस्टेंस PR है VM. This is PQ plus Q plus PR by 3. इसमें भी एक PQ plus PR by 3, PQ plus QR by 3, PR plus B part होगा इसका राइट आंसर. PQ plus PR by 3 चेक कर सकते. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं इसमें 17 जेईई मेंस में आया हुआ था ये। क्या बोल रहा है वो? थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है, is lying along x axis with its end at x is equal to x is equal to L. Its linear mass density varies with x as kx by L की पावर n. n can be 0 or any positive integer. If position of center of mass of rod is plotted against n, which of following graph best represent dependence of xm on n, x center of mass on n. जैसे ये L by 2 L by 2. आइए 17th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है पहले जेईई मेंस के अंदर, है ना। एक थिन रॉड है, लेंथ L, यू प्लेस है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी ऐसे है। अगर मैं x सेंटर ऑफ मास उसको फाइंड करते हैं, दैट इज dmx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm हम लिखेंगे लैम्डा dx, ये आ जाता है आपके पास लैम्डा dx, और लैम्डा ये है। तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू ये लिखूंगा तो ये k बाहर आ जाएगा, इसकी पावर n l की पावर n x dx, ऑन k तो बाहर आ जाएगा, इसकी पावर n l की पावर n dx, k कैंसिल हो जाएगा, l की पावर n भी कैंसिल हो जाएगी दोनों में, यहाँ बचेगा x की पावर n+1 का इंटीग्रल 0 से l अपॉन x की पावर n dx, 0 से l n+2 by n+2, l n+1 by n+1, l आ जाएगा n+1 by n+2 x सेंटर ऑफ मास, l n+1 by n+2, ठीक है। तो
तो अब इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज पे एक बार क्रॉस चेकिंग करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है इसका। इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो हम देखते हैं क्या वैल्यू बनती है सेंटर ऑफ मास L/2, n पुट करते हैं 1, x सेंटर ऑफ मास 2/3, 2L/3 बढ़ रही है तो पुट करते हैं 3/4, ये वैल्यू बढ़ रही है। n पुट करते हैं इंफिनिटी, अपने को इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, n से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस x सेंटर ऑफ मास n इंफिनिटी पुट करेंगे तो आ जाएगा L 1 + 0, 1 + 0, आंसर इज L। तो L/2 से बढ़ता 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 ये L तक आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, L/2 इसमें घट रहा है, ये भी गलत हो गया। ये डिफरेंट तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, पहले कम था फिर ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ऐसे ही एक वैल्यू इसकी बन, ठीक है, देख लीजिए इसको, आया वो क्वेश्चन। सिंपल, हमने एक सेंटर मास पता किया, उसमें वैल्यूज डाल के क्रॉस चेक कर लिया, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है, उससे हमें ऑप्शंस की तरफ पता चल जाएगा क्या हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एक बार। अब इतने क्वेश्चन के अंदर 18 क्वेश्चन में मैंने वैसे कोशिश किया हर टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आए, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर अपना एफर्ट भी डालना है, बार बार इनको देखना है। मैं स्लाइड ये सारी की सारी ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है ना, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से आपको दोबारा करना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक हमारे पास 3 पार्टिकल सिस्टम है, 1 kg 2 kg 3 kg, अभी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और एक और अनदर पार्टिकल सिस्टम है 3 kg 2 kg, उसका -1, -3, -2 पे है। अब अगर हम एक और पार्टिकल ऑफ मास 5 kg जो है कहाँ रखें, सो दैट सेंटर ऑफ मास जो है सारे सिस्टम का, इट लाइज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम पे आ जाए, ठीक है। तो 5 kg जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं, क्या इसके अंदर हम रख सकते हैं, या उसको अगर हम आर वेक्टर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ है 1 2 3 पे, 3 kg और 2 kg का यहाँ है, आर कॉमन जो है दैट इज m1, ये टोटल मास,
6 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास है I प्लस 2J प्लस 3K, वेक्टर फॉर्म में करते हैं इसको, प्लस 3 प्लस 2 5, इसको माइनस I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2, ठीक है, प्लस 5 kg एक और है, उसका R वेक्टर आप ले सकते हैं, और टोटल मास कर देते हैं 6 प्लस 5 प्लस 5। तो जो इसका नेट R वेक्टर है कॉमन है वो यही होना चाहिए, I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है, इट इम्प्लाइज I प्लस 2J प्लस 3K। तो इसको R वेक्टर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी के लिए, ताकि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग ही निकल के आ जाए। तो इसमें 6 I कैप माइनस 5 I कैप प्लस 5x, R वेक्टर की जगह मैंने डाल दिया एक्स वाई जेड, ये I कैप आ गया, प्लस 12 J कैप 15 J कैप प्लस 5 Y कैप प्लस 18 K कैप 10 K कैप 5 Z कैप डिवाइडेड बाय 16। कंपेयर कर लेते हैं I को I के साथ, 1 प्लस 5x बाय 16 2 27 प्लस 5y बाय 16 3 8 प्लस 5z बाय 16, x आ गया 3, सॉल्व कीजिए, यस y आ गया 1, आ गया 8, ठीक है, 3 1 8, डी पार्ट होता है राइट आंसर, प्लीज चेक। ठीक है बेटा, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।